स्टूडेंट, आज हम जिस सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में बात करेंगे वो है माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया से पहले हम जिन सेल ऑर्गेनेलीज को डिस्कस कर चुके हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडीज और वैक्यूल को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एक बात याद रखिएगा, ये जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हमने पहले डिस्कस की हैं, ये तमाम की तमाम सेल ऑर्गेनेलीज जो थी ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड थी। ये तमाम की तमाम क्या थी? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड थी। अब जो हम डिस्कस करेंगे सेल ऑर्गेनेलीज को, जिसमें मैं माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस करूंगा और प्लास्टिड्स को डिस्कस करूंगा, जिसमें स्पेशली हम फोकस करेंगे क्लोरोप्लास्ट पर। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं। तो अब जो हम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड को हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम डिस्कस करेंगे डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलीज को। और डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड में सबसे पहले डिस्कस करते हैं किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे आज वो माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस करेंगे। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, इसके लिए हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं? क्योंकि हमारे सेल को ये क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड एनर्जी। हमारे सेल को जब एनर्जी की जरूरत होती है तो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और आपको पता है कि हमारे पास जो एनर्जी जो मिलती है वो किस फॉर्म में मिलती है? एटीपी की फॉर्म में। तो एनर्जी के जो बंडल्स हैं वो बेसिकली क्या है? एटीपी हैं। तो हमारे सेल को जो एटीपी या एनर्जी देता है वो माइटोकॉन्ड्रिया देता है, इसी वजह से हम इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। चलें पहले थोड़ी सी डिस्कवरी की बात कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। कब इसको किसने जो है वो डिस्कवर किया? तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर्ड बाय कोलिकर। साइंटिस्ट था कोलिकर, जिसने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था। और कहां से डिस्कवर किया था? इन फ्लाइट मसल्स ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के वो मसल जो उनको फ्लाई करने में या उनको जो है वो विंग्स के साथ जो अटैच होते हैं, जो उनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं, उन मसल्स को हम क्या कहते हैं? फ्लाइट मसल्स। तो डिस्कवरी जो है वो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की जो है वो किसने की थी? कोलिकर ने की थी। और कहाँ से की थी? फ्लाइट मसल से जो है वो की थी। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया जो टर्म सबसे पहले जो है वो यूज की थी, टर्म माइटोकॉन्ड्रिया, term mitochondria was given by बेंडा। मतलब इसको जो डिस्कवर किया था वो कोलिकर ने किया था। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया टर्म है ये किसने दी थी? ये बेंडा ने दी थी। क्योंकि इससे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के लिए डिफरेंट टर्म्स और भी यूज की जाती रही हैं, लेकिन अब जो पर्टिकुलरली हम टर्म यूज करते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया यूज करते हैं, जो बेंडा ने जो है वो दी थी। चले माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से जो है वो, माइटोकॉन्ड्रिया के अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो, इसके जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें माइटोकॉन्ड्रिया के, तो इट फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। ये तमाम यूकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं। चाहे वो एनिमल का सेल हो चाहे वो प्लांट का सेल हो, तो तमाम में माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो मौजूद होते हैं। इसके अलावा दे हैव सेमी ऑटोनोमस एग्जिस्टेंस। याद रखिएगा, दो सेल ऑर्गेनेलीज ऐसे हैं जिनकी सेमी ऑटोनोमस एग्जिस्टेंस होती है, यानी ये सेमी ऑटोनोमस होते हैं। सेमी ऑटोनोमस का मतलब ये है कि इनके पास अपने राइबोसोम्स होते हैं। आगे मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा जब मैं इसकी स्ट्रक्चर बताऊंगा। इनके पास अपने राइबोसोम्स होते हैं और इनके पास अपने आरएनए होते हैं, अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। तो बहुत सारे प्रोटीन जो होते हैं ये खुद सिंथेसिस कर सकते हैं।
इनको सेल के राइबोसोम पर डिपेंडेंट नहीं है, इनका अपना राइबोसोम इनके पास मौजूद है। मिसाल के तौर पे एक माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास इसका अपना जेनेटिक मटेरियल है, इसका अपना राइबोसोम है और इसके अपने क्या हैं, आरएनएज हैं। तो ये अपना प्रोटीन खुद खुद कुछ जनरेट कर सकते हैं। तो इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं सेमी ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का तो मतलब ये हो गया कि अपनी चीजें खुद ही जो है वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन कंप्लीट ऑटोनोमस नहीं है, सेमी ऑटोनोमस है, मतलब खुद कुछ प्रोटीन खुद बना लेता है, लेकिन कुछ चीजें फिर भी इसको सेल से चाहिए होती हैं। तो हम इसको क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं सेमी ऑटोनोमस। इसके अलावा सेमी ऑटोनोमस होने की वजह से ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग भी होता है, मतलब ये एक से 1 से 2 में डिवाइड हो जा सकता है सिंपल फिजन के जरिए। ये कितने में, ऐसे 1 से 2 में जो है, जब इसको अपने नंबर इंक्रीज करने होंगे तो ऐसे ये 1 से कितने में डिवाइड हो जाएगा, अपनी रेप्लिकेशन कर कर 1 से 2 माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बन जाएंगे। कितने माइटोकॉन्ड्रिया बन गए, ये 2। तो ये जो है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग भी होते हैं, यानी अपने सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, मतलब ये डिवाइड बाय फिजन, फिजन के जरिए यानी डिवीजन के जरिए 1 से 2 में ये जो है वो डिवाइड हो सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर्स की बात करें कि एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, एक सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, अगर हम नंबर की बात करें तो इसके नंबर जो हैं वो वेरिएबल होते हैं। 1 भी हो सकता है पर सेल जो है ये कितने हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं। जिस तरह जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे क्लोरीला हो गया, क्लोरीला में एक न्यूक्लियस होता है, और क्लेमाडोनास में भी कितने न्यूक्लियस होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है। 1 पर सेल होता है, सॉरी एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यहाँ पर मैंने न्यूक्लियस कह दिया, लेकिन यहाँ पर क्लोरीला के अंदर एक न्यूक्लियस तो एक होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया भी एक होता है। इस तरह क्लेमाडोनास के अंदर भी न्यूक्लियस है कि माइटोकॉन्ड्रिया भी एक होता है। लेकिन कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद होते हैं, मोर देन 1 माइटोकॉन्ड्रिया जो है मौजूद होते हैं कुछ सेल्स के अंदर। जिस तरीके से अगर आप बात करें तो 5 लेग हम बात करें अगर, तो 5 लेग जो हैं 5 लेग तक मौजूद होते हैं फ्लाइट मसल्स के अंदर। जो इंसेक्ट्स के फ्लाइट मसल्स होते हैं इनमें 5 लेग माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं। बेसिकली जो नंबर माइटोकॉन्ड्रिया के हैं ये डिपेंड अपॉन द एक्टिविटी ऑफ सेल। नंबर डिपेंड करते हैं ऑन द एक्टिविटी ऑफ सेल, देयर नंबर डिपेंड ऑन एक्टिविटी ऑफ सेल। अगर हमारी बॉडी के वो सेल जो ज्यादा एक्टिव होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं, और जो कम एक्टिव होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं। जैसे हमारे मसल्स के सेल जो होते हैं, क्योंकि वो कंटिन्यू कांटेक्ट और रिलैक्स होते हैं, तो उनमें माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की तरफ, कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो दे आर इनक्लोज बाय डबल मेम्ब्रेन। ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं, दे आर इनक्लोज बाय डबल मेम्ब्रेन, दे आर इनक्लोज बाय डबल मेम्ब्रेन। देखिए यहाँ पर मैं एक माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम शेप की बात करें तो ज्यादातर माइटोकॉन्ड्रिया रोड शेप के होते हैं, सिलेंड्रिकल भी होते हैं और डिश शेप के भी होते हैं। यहाँ पर मैं रोड शेप का बना रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर रोड शेप के होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, मतलब इसमें कितनी मेम्ब्रेन होती हैं, ये 2 मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। देखिए ये वाली जो मेम्ब्रेन है ये बाहर की तरफ जो है ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, और ये कौन सी वाली मेम्ब्रेन हो गई, ये हो गई इनर मेम्ब्रेन। तो इट इज इनक्लोज बाय डबल मेम्ब्रेन। तो ये मतलब कौन सी स्ट्रक्चर हो गई, ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेनस। डबल मेम्ब्रेनस में एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक कौन सी है, एक है इनर। तो चले हम देख लेते हैं इसके आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में जो है वो क्या फर्क होता है। तो इसकी आउटर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ होती है। अगर आप देखें तो यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन में किसी किस्म के फोल्ड नहीं है, जिसको मैं ये रेड कर रहा हूँ, रेड कलर से शो कर रहा हूँ या आउटसाइड पर,
तो ये देखें इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है ये बिल्कुल क्या है, स्मूथ है, मतलब इसमें कोई फोल्डिंग्स नहीं है। जिस तरह इनर मेम्ब्रेन में आपको फोल्डिंग नजर आ रही है, आउटर मेम्ब्रेन के अंदर कोई ऐसे फोल्ड्स मौजूद नहीं है। तो इसकी आउटर मेम्ब्रेन क्या है, स्मूथ है। स्मूथ होने के साथ साथ जो आउटर मेम्ब्रेन है और उसके अंदर जो है वो कुछ प्रोटीन होते हैं, इसमें कुछ प्रोटीन होते हैं, पोरिन प्रोटीन, इसमें होते हैं पोरिन प्रोटीन्स। अब पोरिन प्रोटीन जिस तरह मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ, ये देखें यहाँ पर ये इस तरह से ये ग्रीन कलर के इसमें कौन से प्रोटीन है, ये पोरिन प्रोटीन। पोरिन प्रोटीन क्या करते हैं, इसमें पोर्स बनाते हैं। इसमें क्या बनाते हैं, आउटर मेम्ब्रेन में पोर्स बनाते हैं। और इन पोर्स की वजह से क्या होता है, इट अलो फ्री पैसेज ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल। ये पोरिन प्रोटीन क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, मींस अलो फ्री पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स की यहाँ पर क्या होती है, फ्री पैसेज, यानी कोई भी मॉलिक्यूल इसमें आराम से जो है वो क्या होता है, इसके अंदर पास हो सकता है इस मेम्ब्रेन से गुजरकर। अगर हम इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के प्रोटीन को डिस्कस करें तो आउटर मेम्ब्रेन में लेस प्रोटीन होता है, आउटर मेम्ब्रेन में इनर मेम्ब्रेन के मुकाबले में लेस प्रोटीन है, क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन में ज्यादातर यही पोरिन प्रोटीन है, इसके अलावा कोई दूसरे प्रोटीन इतने ज्यादा नहीं होते। अच्छा, इनर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्डेड होती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्डेड है, और ये इनर मेम्ब्रेन जो होती है ये सिलेक्टिव परमिएबल होती है, सिलेक्टिव परमिएबल है। इनर मेम्ब्रेन सिलेक्ट मतलब आउटर मेम्ब्रेन तो परमिएबल है, हर मॉलिक्यूल इसमें से पास हो सकता है, लेकिन ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये सिलेक्टिव परमिएबल है। सिलेक्टिव परमिएबल का मतलब क्या है, सिलेक्टिव मॉलिक्यूल इससे जो है वो क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। अब मैं येलो कलर से जो है ये शो कर रहा हूँ इनर मेम्ब्रेन को, तो आप देख लें ये इनर मेम्ब्रेन है, और इनर मेम्ब्रेन जो है वो अंदर से ऐसे फोल्ड हो गई है, ये ऐसे क्या हो गई है, इसमें ये फोल्डिंग हो गई है। सरफेस एरिया इंक्रीज करती है फोल्ड्स की वजह से। जब भी किसी चीज की फोल्डिंग होती है तो आप समझ जाएं कि ये सरफेस एरिया इसकी वजह से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ऐसे ये फोल्डिंग हो गई। और ये जो फोल्ड बने हुए हैं, ये जो फोल्ड बन गया ना, ये ऐसे ये एक फोल्ड बन गया है। इन फोल्ड्स को हम क्या कहते हैं, इन फोल्ड्स के लिए जो हम टर्म इस्तेमाल करते हैं, एक को तो हम कहेंगे क्रिस्टा, प्लूरल इसका क्रिस्टी होगा। ये जो फोल्ड्स बन गए इन फोल्ड्स को हम क्या कहेंगे, इनको हम क्रिस्टी कहेंगे। ये क्रिस्टा है, ये दूसरा क्रिस्टा हो गया, ये तीसरा क्रिस्टा हो गया, इसमें से क्रिस्टा है। और इनकी जो फोल्डिंग है, इस फोल्डिंग को क्या कह रहे हैं, कॉल्ड क्रिस्टी। और दे हैव मोर प्रोटीन, इसमें आउटर मेम्ब्रेन के मुकाबले में प्रोटीन ज्यादा होते हैं। अब एक और चीज देख लें कि ये जो इनर मेम्ब्रेन के जो फोल्ड हैं, ये इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड जो क्रिस्टी हैं, इनके ऊपर एक स्ट्रक्चर लगी होती है। ये स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ। ऐसी बहुत सारी स्ट्रक्चर्स लगी हुई होती हैं, ये मैं ग्रीन कलर से ये स्ट्रक्चर शो कर रहा हूँ, ये अंदर की तरफ होती हैं, ये इसके अंदर ऐसे इनसाइड ये ऐसी स्ट्रक्चर्स लगी होती हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं, इन स्ट्रक्चर के लिए जो हम टर्म इस्तेमाल करते हैं वो है ऑक्सीसोम्स। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम्स कहते हैं। अब अगर इस एक ऑक्सीसोम को मैं यहाँ बाहर बना दूं, ये जो ऑक्सीसोम है, इस ऑक्सीसोम को मैं यहाँ बाहर बना देता हूँ। ये देखिए ये तो हो गया क्रिस्टी, ये क्या है, ये है एक क्रिस्टा, ये क्रिस्टा, ये क्रिस्टा है, ये इसकी मेम्ब्रेन है, और इस क्रिस्टा के अंदर लगे हुए होते हैं ऑक्सीसोम। ये मैं बना देता हूँ, ये एक ऑक्सीसोम को यहाँ ड्रा करता हूँ। ऑक्सीसोम का एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, और तीसरा पार्ट जो है वो ये हो, तीन पार्ट है। अब इस ऑक्सीसोम का जो पहला वाला पार्ट है, ये ऑक्सीसोम का जो पहला वाला पार्ट है, इसको हम कहते हैं F0 F0 पार्टिकल, या ये बेस भी, इसको हम क्या कहेंगे, ये इसकी ऑक्सीसोम की बेस है। ये दूसरा वाला जो बाहर की तरफ रॉड शेप का है, इसको हम क्या कहेंगे, F5 एंड F6। और ये इसकी क्या है, ये इसकी स्टॉक है,
ये इसकी क्या है, स्टॉक है। और ये जो सबसे बड़ा वाला बाहर की तरफ पार्ट नजर आ रहा है, इसको कहते हैं F1 पार्टिकल। इसको क्या कहेंगे, इसको हम F1 पार्टिकल कहेंगे। और ये इसका हेड भी कहेंगे इसको। और यही क्या है, यही एटीपी सिंथेसाइज है। हमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी बनते हैं ना, तो जो एटीपी बनते हैं वो इसी एरिया, इसी जगह पे बनते हैं। तो इस वजह से इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम एटीपी सिंथेसाइज कह रहे हैं। तो मैंने क्या बात बताई आपको, मैंने कहा कि आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है ये फोल्ड होती है, और इस इनके अंदर फोल्डिंग, इसके इनर मेम्ब्रेन के जो फोल्ड है इनको हम क्रिस्टी कहते हैं। और क्रिस्टी के साथ कुछ स्ट्रक्चर्स लगी होती हैं जिनको हम कहते हैं ऑक्सीजोम्स। और ऑक्सीजोम्स के अंदर देखो कौन कौन से हैं, एक F0 F0 पार्टिकल है, फिर F5 है पार्टिकल, और एक कौन सा है, F1 पार्टिकल। ये सारे किसके पार्ट नहीं, ऑक्सीजोम के पार्ट हैं। और F1 पार्टिकल जो है या ऑक्सीजोम जो है ये बेसिकली क्या है, ये एटीपी सिंथेसाइज है। एटीपी की सिंथेसिस में जो है वो हेल्प करते हैं। चलें, यहाँ तक बात हो गई इनर और आउटर मेम्ब्रेन की। अब एक बात और नोट कर लें, इनर मेम्ब्रेन divide the mitochondria into two internal compartment। यानी दो मेम्ब्रेन होती हैं, जो अंदर की मेम्ब्रेन होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के को दो इंटरनल कंपार्टमेंट में डिवाइड कर लेती है। अब देखो ये कौन कौन से माइटोकॉन्ड्रिया के जो इंटरनल ये कंपार्टमेंट होते हैं, ये भी दो होते हैं। फर्स्ट वन जो है उसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और दूसरा जो कंपार्टमेंट है उसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। देखिए यहाँ फिर मैं एक माइटोकॉन्ड्रिया ड्रा कर देता हूँ। ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है और ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है। अब ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया के दो कंपार्टमेंट हो गए, दो पोर्शन हो गए। देखो ये एक पोर्शन है जिसको मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ। ये देखो मैं इसको शो कर देता हूँ ये रेड कलर से। ये रेड कलर से जो मैं पोर्शन शो कर रहा हूँ, ये इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे, इस पोर्शन को हम कह देते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसको क्या कह देते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। देखो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस किसके बीच में होता है, ये देखो ये बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई। और अंदर की जो मेम्ब्रेन है ये कौन सी है, ये है इनर मेम्ब्रेन, जिसको मैं येलो कलर से शो कर रहा हूँ। तो आप देखें ये जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान में जो स्पेस है रेड कलर का, ये आउटर, चलो आउटर मेम्ब्रेन को ब्लू कलर से शो कर देता हूँ। ये आउटर मेम्ब्रेन मैंने ब्लू कलर से शो कर दी। ये आउटर मेम्ब्रेन ब्लू कलर की है और इनर मेम्ब्रेन किस कलर की है, येलो कलर की है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन में ये जो आपको ब्लू कलर, ये जो रेड कलर का पार्ट जो शो हो रहा है, ये कौन सा, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बेसिकली क्या होता है, नैरो रीजन होता है। मैंने थोड़ा इसको ब्रॉड बना दिया है लेकिन होता नैरो है। नैरो रीजन, नैरो रीजन बिटवीन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन। इनर और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान में ये जो नैरो रीजन है, बीच वाला हिस्सा रेड कलर का, ये क्या कहलाएगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और ये जो है सेंटर वाला, जिसको मैं ग्रीन कलर दे रहा हूं, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो कंपार्टमेंट है जिसको मैं ये ग्रीन कलर दे रहा हूं, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो कंपार्टमेंट है जिसको मैं ये ग्रीन कलर दे रहा हूं, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है
माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो है वो किससे इनक्लोज होता है? इनक्लोज बाय इनर मेम्ब्रेन। ये इनक्लोज किससे होता है? इनर मेम्ब्रेन से। चलें, ये येलो कलर की जो मेम्ब्रेन है ये कौन सी है? ये इनर मेम्ब्रेन है। तो देख लें, ये जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है ये किससे इनक्लोज है? ये इनक्लोज है इनर मेम्ब्रेन से। ये क्या है? इसके चारों तरफ जो है वो सिर्फ इनर मेम्ब्रेन है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो है वो जेली लाइक होता है। अगर हम देखें तो ये कैसा होता है? ये जेली लाइक होता है। इसके अलावा इसके क्या क्या इसके पास मौजूद होता है? कंटेन सर्कुलर डीएनए। बैक्टीरिया की तरह इसमें क्या मौजूद होता है? एक सर्कुलर डीएनए होता है। ये मैं यहाँ पर सर्कुलर डीएनए बना रहा हूँ, उसके पास ये सर्कुलर डीएनए होता है बैक्टीरिया की तरह, जैसे बैक्टीरिया के पास होता है। ऑल आरएनए, ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए, तीनों टाइप के आरएनए भी इसमें मौजूद होते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और जो है वो राइबोसोमल आरएनए। इसके अलावा इसमें राइबोसोम्स भी होते हैं। असल में इसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल है, अपने आरएनए, अपने राइबोसोम है। तो इन्हीं चीजों की वजह से हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सेमी ऑटोनोमस या सेल्फ रेप्लिकेटिंग। और इसमें राइबोसोम कौन से वाले होते हैं? 70S, यानी वो राइबोसोम जो बैक्टीरिया में होते हैं, बैक्टीरिया जैसे ही राइबोसोम इसके पास मौजूद होते हैं। अगर आपको याद हो, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम्स को हमने डिस्कस किया था। तो ये तो हो गया, इसके दो कंपार्टमेंट हो गए, एक इनर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान में है, और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो कहाँ है? जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला पार्ट है। इसके बाद आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस की तरफ कि माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या करता है, इसके फंक्शंस क्या हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन की अगर हम बात करें तो साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, जो हमारी सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, अगर आपको पता हो कि हमारे सेल में जो रेस्पिरेशन है, तो इस मिसाल के तौर पे हमारा सेल है, इस सेल के अंदर ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज टूटती है और ग्लूकोज टूट के पायरुविक एसिड बनता है। फिर ये पायरुविक एसिड जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में इस पायरुविक एसिड जो है वो एक क्रेब्स साइकिल से गुजरता है और एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरता है। जब वो क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरता है तो उस दौरान क्या रिलीज होते हैं? एटीपी बनते हैं। तो हमारी जो सेलुलर रेस्पिरेशन है उसका सेंटर क्या है? उसका सेंटर है माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन जो कंप्लीट होती है वो कहाँ पर कंप्लीट होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कंप्लीट होती है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया के जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, यानी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स वाला पार्ट। माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स के अंदर जो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं? वो कैटालाइज करते हैं सम ऑफ स्टेप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के कुछ स्टेप्स जो हैं वो उनको कैटालाइज करते हैं। वो स्टेप्स कौन से हैं? एक तो क्रेब्स साइकिल, और दूसरा क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें मौजूद होती है। तो उनको कैटालाइज कौन करता है? उनको माइटोकॉन्ड्रिया कैटालाइज करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बताऊं अगर, तो देखें, एक बात याद रखिएगा, जो एक सेल होते हैं ना, जर्म जो सेल होते हैं, एक एग होता है और एक क्या होता है? स्पर्म होता है। तो एक सेल होता है और एक स्पर्म होता है। तो स्पर्म जो होते हैं उनके अंदर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म की टेल में होते हैं, और एग में तो चारों तरफ ही क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं। लेकिन जब स्पर्म एग के साथ मिलता है तो स्पर्म का हेड तो एग में दाखिल होता है और टेल बाहर रह जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो फिर एग और स्पर्म मिलते हैं तो जाइगोट बनता है ना। तो इसका मतलब हमें जो
माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं वो अपनी मदर साइड से मिलते हैं, फादर साइड से नहीं मिलते। क्योंकि फादर का स्पर्म जब एग के साथ फ्यूज हुआ था तो उसकी टेल पीछे रह गई थी और माइटोकॉन्ड्रिया उस टेल में थे। तो फादर की तरफ से आपको कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिले। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से मिलते हैं? मदर की तरफ से मिलते हैं। फिर माइटोकॉन्ड्रिया का एक और चीज ये होती है, अगर आप सेल में से माइटोकॉन्ड्रिया को बाहर निकाल के रखते हैं तो दूसरे सेल ऑर्गेनेली सर्वाइव नहीं करते, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया सर्वाइव कर जाता है, क्योंकि उनके पास अपना राइबोसोम ये तमाम मटेरियल जो है वो मौजूद होते हैं।